जमीन मामले में ईडी ने तेजस्वी यादव को किया तलब, आज दिल्ली में हो सकते हैं पेश। भाजपा का हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ हल्ला बोल, झारखंड भाजपा आज से करेगी आंदोलन। लोकसभा सांसद के रूप में आयोग ठहराए जाने के बाद आज पहली बार वायनाड जाएंगे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी साथ में होंगी मौजूद। ज्ञानवापी मामले पर सुनवाई आज, 7 मुकदमों को जिला जज को ट्रांसफर करने की मांग पर आज सुनवाई। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनोज मानस। बात करेंगे पायलट की बागी उड़ान की। दरअसल राजस्थान से खबर है, अपनी ही सरकार पर भड़के सचिन पायलट के गहलोत पर आरोप, कई आरोप गहलोत पर लगाए हैं सचिन पायलट ने। तो आज अपनी ही सरकार के खिलाफ अनशन पर रहेंगे पायलट। आपको बता दें, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ लगातार बोलते रहे हैं सचिन पायलट। बीजेपी में भ्रष्टाचार की जांच के लिए कई बार पत्र लिख चुके हैं, लेकिन गहलोत नहीं सुन रहे, ऐसा आरोप है सचिन पायलट का। जबकि कांग्रेस हाईकमान का कहना है ये कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन। अपनी सरकार पर भड़के सचिन। तो राजस्थान से अहम खबर, अपनी सरकार पर भड़के सचिन पायलट के गहलोत पर आरोप। आपको बता दें, अपनी ही सरकार के खिलाफ आज अनशन पर बैठेंगे सचिन पायलट। अशोक के खिलाफ पायलट की ये बागी उड़ान। बीजेपी सरकार में भ्रष्टाचार की जांच का किया था वादा, कांग्रेस पार्टी ने इसको बताया है पार्टी विरोधी कदम। तो आपको बता दें, बीजेपी शासन काल के भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की मांग लगातार पायलट करते रहे। अपनी सरकार पर भड़के सचिन पायलट। उन्होंने आरोप लगाया है अशोक गहलोत पर कि भाजपा सरकार के दौरान हुए भ्रष्टाचारों की जांच के लिए मुख्यमंत्री को कई बार पत्र लिख चुके हैं, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। इसको लेकर आज सचिन पायलट अनशन पर रहेंगे। अशोक के खिलाफ खुलकर मैदान में उतरे पायलट। तो राजस्थान की राजनीति से जुड़ी अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस ने बताया इसको पार्टी विरोधी कदम। बताया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के आलाकमान के कई शीर्ष नेताओं ने पायलट से बात की थी, लेकिन पायलट नहीं माने और उन्होंने अनशन पर बैठने का फैसला लिया। तो अपनी सरकार पर भड़के सचिन पायलट। तो राजस्थान की राजनीति से जुड़ा ये अहम मामला, अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस ने पार्टी विरोधी कदम बताया। सचिन पायलट के अनशन की बात को कांग्रेस ने पार्टी विरोधी कदम बताया है। तो आपको बता दें अपनी ही सरकार के खिलाफ अनशन पर बैठ रहे हैं सचिन पायलट। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे वरिष्ठ पत्रकार राजस्थान से दुर्गेश भटनागर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दुर्गेश जी, के न्यूज पर आपका स्वागत है। दुर्गेश जी, हम जानना चाहेंगे आपसे कि ऐसा क्या हो गया सचिन पायलट अपनी ही सरकार के खिलाफ आज अनशन पर बैठ रहे हैं। सचिन पायलट की अगर बात करें तो सचिन पायलट के पास कोई भी इसके अलावा और कोई मार्ग बचता नहीं है। कारण ये है कि 6 महीने बचे हैं चुनाव में
और ऐसे में जिस तरीके से उन्हें ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है, लगातार आला कमान को वो कहते आए हैं कि इन सारी चीजों के ऊपर कोई कोई आला कमान को स्टेप लेना होगा, लेकिन उनके जितने भी स्टेप अब तक आला कमान के द्वारा लिए गए हैं वो सारे के सारे गहलोत की जो राजनीति है और गहलोत के जो राजनीति करने के तरीके हैं उससे बिल्कुल गौण हो गए हैं। तो ऐसे में अब अगर हम देखें सचिन पायलट के करियर की बात देखें तो उनका करियर जो है वो बिल्कुल साइडलाइन होता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में अब उनके पास कुछ बचता नहीं है। अगर वो कोई कांग्रेस के अंदर बड़ी पद पे अगर नहीं आते हैं, अगर उन्हें प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया जाता है या वो कोर कमेटी में नहीं होते जिसमें टिकट बंटवारा होगा, तो ऐसे में स्थिति ये होगी कि उनके जितने भी लोग हैं उनमें जो विश्वास रखने वाले नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनमें पहले से निराशा का भाव है और अगर उनको कोई पद नहीं मिलता है तो ऐसे में वो टिकट बंटवारे में कोई भी गणित नहीं लगा पाएंगे। और ऐसे में होगा ये कि क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है और वो नहीं चाहेंगे कि कोई भी पायलट समर्थक जो हैं वो टिकट बंटवारे में जब हो और उनको टिकट मिले, तो ऐसे में आने वाली जो राजनीति है कांग्रेस की उसमें सचिन पायलट जो हैं सिरे से दरकिनार कर दिए जाएंगे। तो ऐसे में उनके राजनीतिक भविष्य की स्थिति क्या रहेगी उसको लेकर ये सारा सब कुछ है। तो ऐसे में उनके पास अब कुछ बचता नहीं है, तो उन्हें अब आर पार की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, अग्रेसिव मोड में आना पड़ेगा और यही एक कदम है उनके लिए और उसी कदम को आज वो उठाने जा रहे हैं। अब इस कदम के लिए भी मनोज मैं आपको बता दूं कि जैसे ही उन्होंने इस दिन को चुना, ज्योतिबा फुले की जयंती है, इसको जैसे ही उन्होंने चुना, गहलोत ने इसके ऊपर वार करते हुए इस कदम को देखते हुए उन्होंने राज्य में इसकी छुट्टी कर दी। आरएच छुट्टी हुआ करती थी लेकिन उसको अब उन्होंने अनिवार्य छुट्टी कर दी है। तो ऐसे में सीधे तौर पर जो स्थिति बन पड़ रही है वो यही है कि अब उनके पास कुछ बचता नहीं है और ऐसे में अब उनको आर पार की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। दुर्गेश भटनागर जी, पायलट और अशोक गहलोत की लड़ाई कोई आज की नहीं है, लंबे समय से एक दूसरे के आमने सामने खड़े नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि पार्टी आलाकमान के कई नेताओं ने, कई लोगों ने इनसे अनशन न करने की बात की थी, लेकिन पायलट फिर भी नहीं माने और उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि हमारी लड़ाई भाजपा के भ्रष्टाचार से है, कांग्रेस से नहीं है। देखिए, पार्टी फोरम पे अगर इन चीजों को देखेंगे तो सीधे तौर पर क्योंकि चुनावी वर्ष है तो ऐसे में आलाकमान नहीं चाहेगा कि किसी तरीके का जो मतभेद है जो वो सामने आए, जनता के सामने चीजें आए, तो उसको कहीं कहीं उसको कम करने के लिए, डैमेज कंट्रोल करने के लिए इस तरीके की बात है। लेकिन जिस तरीके से सुखजिंदर रंधावा का दौरा था, आज वो जयपुर आने वाले थे तो उनका दौरा टल गया है, तो ये दौरा टलना भी कहीं कहीं सब चीजों को लिखकर इंगित कर रहा है कि इसको अब किस तरीके से देखेंगे। तो उन्होंने थोड़ी सी समय की फेर को देख रहे हैं और समय पर वो इसको लेकर कोई निर्णय करेंगे। आज क्या स्थिति बनती है, सचिन पायलट कुछ ही देर में जो है वो अपने अनशन पर बैठ जाएंगे। तो ऐसे में आने वाले जो कुछ चंद घंटे हैं उसके अंदर राजनीति काफी कुछ करवट लेगी। तो क्या कुछ होने वाला है वो तो 2-4-5 घंटों के बाद ही चीजें सामने आएंगी। लेकिन एक चीज मैं आपको मनोज बता दूं कि जिस तरीके की राजनीति राजस्थान में फिलहाल चल रही है उसको अगर हम देखें तो सचिन पायलट क्योंकि यूथ आइकन है, कांग्रेस के माफ लीडर हैं, गहलोत जो हैं वो मुख्यमंत्री और कांग्रेस के एक बड़े और वरिष्ठ नेता के तौर पर जाने जाते हैं। और अगर हम बीजेपी की बात करें तो वसुंधरा राजे। तो इन तीनों की तिकड़ी जो है राजनीति में देखी जाती है कि आने वाला भविष्य जो है वो कांग्रेस की तरफ से अगर हम बात करें तो कांग्रेस के भविष्य की अगर बात करें तो सचिन पायलट उसमें साफ तौर पर उस फ्रेम में फिट होते हुए नजर आते हैं। लेकिन गहलोत और वसुंधरा के जिस तरीके से साठगांठ है, जिस तरीके से उनकी दोस्ती जग जाहिर है, तो उसको देखते हुए कहीं कहीं सचिन जो है वो दरकिनार किए जा रहे हैं लगातार। तो ऐसे में अब सचिन को अपने भविष्य की चिंता है और अपने आप को स्टैब्लिश करने के लिए सचिन के पास और कोई जो है वे नहीं बचता है। तो ऐसे में अब उनको अग्रेसिव मोड में आना पड़ेगा और ये सारी जो स्थितियां हैं वो उसी को लेकर उनकी भी नजर आ रही। हाँ दुर्गेश जी, एक और सवाल हमारा आपसे, अगर बात अनशन की जाए तो अनशन चूंकि पार्टी ने इसको पार्टी विरोधी कदम बताया है, तो पार्टी और सचिन पायलट ने आमंत्रित भी नहीं किया किसी को,
तो अनशन में कौन लोग सचिन पायलट के साथ हो सकते हैं? गुट उनका जो है एक, जो कि माना जाता है सचिन पायलट का अपना गुट है, तो सचिन पायलट का गुट तो उनके साथ निश्चित रूप से आना चाहिए। इसके अलावा कांग्रेस के और लोग क्या जुड़ सकते हैं इनके साथ अनशन में? देखिए मनोज, जहां तक अगर सचिन पायलट की अगर बात करें तो मानेसर वाला अगर हम केस देखें तो मानेसर में भी जिस तरीके से वो गए थे वहां पर और सरकार के खिलाफ खड़े होते हुए नजर आए थे, लेकिन उन्होंने कोई भी जो बयान है वो अमर्यादित बयान नहीं दिया था। बहुत सोची समझी रणनीति के साथ वो बोले थे और मीडिया के सामने भी आए थे, तो किसी तरीके की किसी पर नाराजगी जाहिर नहीं की थी। उन्होंने केवल इतना सा कहा था कि भाई हमको जो वादे किए गए थे उन वादों को पूरा किया जाना चाहिए, और इस तरीके से उनकी जो एक सभ्यता और मर्यादित राजनीति जो है वो सामने आई। और इस अनशन में भी अगर हम बात करें मनोज, तो उन्होंने किसी को व्यक्तिगत तौर पर न तो और न ही औपचारिक तौर पर किसी को आमंत्रित किया है। अगर वो किसी को आमंत्रित करते हैं तो सीधे तौर पर पार्टी विरोधी चीज कहलाती है, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया है। तो सीधे तौर पर वो मर्यादित तौर पर अपने कदम उठा रहे हैं। और जहां तक बात उनके साथ कौन कौन आएंगे, तो उनका अच्छा खासा यहाँ पर दुर्गेश सर है, तो उनके कार्यकर्ता वहां पर जरूर पहुंचेंगे। उनको मिनिस्टर जो हैं प्रताप सिंह खाचरियावास, उन्होंने समर्थन दिया है। वेद प्रकाश सोलंकी की बात करें दुर्गेश सर, हमारा आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि पिछले 3 सालों से सरकार बनने के बाद से ये उठापटक लगातार जारी है। क्या सचिन पायलट को अब लग गया है कि अब इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, अब ये लड़ाई करनी ही पड़ेगी, इसके अलावा अब कोई रास्ता नहीं बचा है अपना अस्तित्व और अपना कांग्रेस में स्थान वजूद बचाए रखने के लिए? बिल्कुल सही कह रहे मनोज आप। उनके पास अब कुछ नहीं है, क्योंकि 6 महीने बचे हैं। 6 महीने बाद इलेक्शन में चले जाएंगे, और जिस तरीके से मेहनत करके उन्होंने सरकार को काबिज किया था, उनको लगता है कि अब उनके पास कुछ नहीं है। अगर उनके पास कोई पद नहीं रहेगा तो उनमें जो विश्वास रखने वाले नेता हैं उनको इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा। तो ऐसे में अब उनके पास करोड़ मरोड़ की स्थिति है, तो ऐसे में अब उनको डिफेंडिंग नहीं होकर उनको ऑफेंसिव खेलना पड़ेगा। और ये कदम उनका ऑफेंसिव की एक कड़ी हम मान सकते हैं। और सचिन को अब हर तरीके से सामने आना पड़ेगा, क्योंकि लगातार जिस तरीके की बात है मर्यादाओं के साथ वो चलते रहे हैं, आलाकमान की बात को मानते रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको जो पद और गरिमा उनको मिलनी चाहिए थी उन सबसे उनको दरकिनार किया गया है। तो अब ऐसे में उनको लगता है कि अब वाकई अब फ्रंट फुट पे खेलने का मौका है। और इसके अलावा अगर वो इस तरीके से सामने नहीं आते हैं तो उनके करियर के ऊपर भी एक प्रश्न चिन्ह लग जाएगा मनोज। हाँ दुर्गेश जी, इस बहुत ही अहम जानकारी के लिए और इस चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ दुर्गेश भटनागर जी, वरिष्ठ पत्रकार, राजस्थान से जुड़े हुए थे, जिन्होंने तमाम अहम बातों पर चर्चा की और तमाम अहम जानकारियां दी। तो हम आपको बता दें, अपनी ही सरकार के खिलाफ अनशन पर बैठ रहे हैं सचिन पायलट। सचिन पायलट की अपनी बातें हैं, अपने मुद्दों को लेकर वो अनशन पर जा रहे हैं। इसी बीच झारखंड के रांची से बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल। तो रांची से बड़ी और अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। भ्रष्टाचार के विरोध में सचिवालय भवन का घेराव। तो बीजेपी ने हल्ला बोल शुरू किया हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ। आपको बता दें, बीजेपी अध्यक्ष दीपक प्रकाश के नेतृत्व में यह हल्ला बोल शुरू किया गया है। सचिवालय का घेराव किया गया है। हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ बीजेपी का ये हल्ला बोल। आपको बता दें, भ्रष्टाचार के विरोध में सचिवालय भवन का घेराव कर रही है बीजेपी। सोरेन सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप भी लगाया है बीजेपी ने। तो बीजेपी अध्यक्ष दीपक प्रकाश के नेतृत्व में यह हल्ला बोल भाजपा के द्वारा किया जा रहा है। हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल। तो झारखंड से बड़ी खबर ये आपको दिखा रहे हैं। झारखंड के रांची से भ्रष्टाचार के विरोध में सचिवालय भवन का घेराव किया गया है बीजेपी के द्वारा। और हमारे संवाददाता आकाश सोनी हमारे साथ इसी खबर पर जुड़ गए हैं।
हमें बताया जा रहा है कि धरना स्थल पर ही मौजूद है। आकाश, बीजेपी ने हल्ला बोल शुरू किया है हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ। क्या आप जमीन पर मौजूद हैं, ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं? क्या है पूरी खबर? नहीं है। जब हम लोग विधानसभा में पानी की लूट की बात करते हैं, यहाँ पे धनखोर की बात करते हैं, नेता है झारखंड 1932 की बात करते हैं, नियोजन नीति की बात करते हैं, तो ये हेमंत ध्रुवा के तारा मैदान पे पहुंचे हैं, अनुपस्थित करा देता है। यानी रघुवर भी यहाँ पे जवाब देने से भागती है, और इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने आकाश, आपकी आवाज हम तक साफ तौर पर नहीं पहुंच रही है। हम चाहेंगे कि आप कार्यक्रम स्थल से थोड़ा दूरी बनाकर फिर आप अपनी बात रखें, जिससे हमारे दर्शकों तक आपकी आवाज स्पष्ट पहुंच सके। तो बीजेपी का यह अहम हल्ला बोल, बीजेपी अध्यक्ष दीपक प्रकाश के नेतृत्व में भाजपा का हल्ला बोल। झारखंड की रांची से बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल। भ्रष्टाचार के विरोध में सचिवालय भवन का घेराव कर रही बीजेपी। साथ ही बीजेपी ने वादा खिलाफी का आरोप लगाया हेमंत सोरेन सरकार पर। तो झारखंड के रांची से ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ बीजेपी का बड़ा हल्ला बोल। आपको बता दें, प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में यह भाजपा का हल्ला बोल। सोरेन सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया बीजेपी ने। साथ ही आपको बता दें, बीजेपी अध्यक्ष दीपक प्रकाश के नेतृत्व में सचिवालय का घेराव कर रही है बीजेपी। साथ ही आपको बता दें, बीजेपी ने हेमंत सोरेन सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। तो झारखंड की रांची से बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, हेमंत सोरेन सरकार पर बीजेपी ने वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। बीजेपी अध्यक्ष दीपक प्रकाश के नेतृत्व में बीजेपी का हल्ला बोल, सचिवालय का घेराव। भ्रष्टाचार के विरोध में सचिवालय भवन का घेराव कर रही बीजेपी। तो झारखंड के रांची से ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, सोरेन सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए बीजेपी ने हल्ला बोल शुरू किया। आपको बता दें, बीजेपी अध्यक्ष दीपक प्रकाश के नेतृत्व में ये हल्ला बोल बीजेपी ने शुरू किया है। भ्रष्टाचार के विरोध में सचिवालय भवन का घेराव कर रही है बीजेपी। तो झारखंड के रांची से ये बड़ी खबर आपको हम दिखा रहे हैं। तो ये तस्वीरें आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं झारखंड के रांची। झारखंड के रांची से बीजेपी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद हैं और हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं। देश ने देखा है अब ये इंदिराशाही नहीं चली तो यह हेमंतशाही भी नहीं चलेगी। ये झारखंड और देश जानता है कि लोकतंत्र की आवाज को लाठी डंडे के सहारे सरकार नहीं दबा सकती है। नौजवानों के रोजगार के जो सवाल है, 5 लाख नौजवानों के रोजगार के सवाल है, यहाँ के महिलाओं के सम्मान का सवाल है, किसानों को 2 लाख रुपया देने का सवाल है। ये मुद्दे भारतीय जनता पार्टी जनता की लड़ाई लड़ रही है और लड़ाई आने वाले समय में हर स्तर पर जिस तरह बैरिकेडिंग की गई है सचिवालय वाले रास्ते में, क्या कहेंगे, सरकार डर गई है क्या? नहीं, यह तो इसीलिए तो साफ साफ दिख रहा है सरकार का रूप कि सरकार का स्थिति क्या है। सरकार अंतर विरोध से खुद जूझ रही है और अंतर विरोधों के कारण जनता के जितने मुद्दे उन्होंने उठाए थे, ये सारे जनता के सवालों से सरकार पलायन कर रही है और उसी पलायन का आभा मंडल ये दिख रहा है कि लोकतांत्रिक तरीके से जो आवाज है उस आवाज को कैसे दबाने का काम कर रही है। अभी हमारे साथ और हमारे संवाददाता आकाश सोनी हमारे साथ दोबारा जुड़ गए हैं। आकाश, हमारी आवाज क्या आप तक पहुंच रही है? अपने प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय दीपक प्रकाश जी झारखंड के रांची से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं, बीजेपी का बड़ा हल्ला बोल।
हेमंत सरकार के खिलाफ बीजेपी का बड़ा हल्ला बोल। प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश के नेतृत्व में बीजेपी का बड़ा हल्ला बोल। आपको बता दें, भ्रष्टाचार के विरोध में राज्य भवन का घेराव किया गया है। साथ ही बीजेपी ने, आकाश क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल। आकाश, बीजेपी का आज बड़ा हल्ला बोल, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हेमंत सोरेन सरकार को बीजेपी घेर रही है। क्या है पूरी खबर, अपडेट दीजिए। यहाँ पे हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल कार्यक्रम तारा मैदान से शुरू होकर सचिवालय घेराव करने जाना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे झारखंड के तमाम जिलों से बीजेपी के कार्यकर्ता लगातार बसों से, ट्रेनों से तारा मैदान पहुंच रहे हैं और सचिवालय घेराव का जो कार्यक्रम प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश जी के नेतृत्व में किया जाना है, उसे सफल बनाने का प्रयास यहाँ पे लगातार जारी है और लगातार चल ही रहा है। आकाश, तस्वीरों को हम देखकर हम ये जानना चाह रहे हैं कि ये किस तरीके का कार्यक्रम है। नाच गाने का भी यहाँ दृश्य दिखाई दे रहा है, ढोल नगाड़े भी बज रहे हैं। किस तरीके का यह प्रदर्शन है? जितने भी तमाम जिला से जो अपने जिला से आ रहे हैं वो मुख्य गीत कर ही आ रहे हैं। यहाँ पे अभी हमारे साथ बीजेपी के विधायक हैं, अभी उनसे बात करेंगे। सर, आने में क्या तकलीफ हुई सर? बैरिकेडिंग की गई है सरकार की ओर से। झारखंड के कोने कोने से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और यहाँ की जनता हजारीबाग के तरफ से कटा रहे थे, हम लोग भी न जा रहे थे, तो जगह जगह विलंब करने का काम किया है। अब आपके माध्यम से हम जवाब देना चाहते हैं। इस तरह का प्रजातंत्र में अपनी बात रखने का सबका अधिकार है। यह प्रजातंत्र में जनता का जो अधिकार है उसका हनन किया जा रहा है। क्या लगता है सर, सरकार डरी हुई है? बिल्कुल डरी हुई है। अगर डरी हुई नहीं आती इस तरह से रोकने का काम करने का। अभी यहाँ पे हमारे साथ बीजेपी के विधायक मौजूद है। लगातार हम तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखलाना चाह रहे हैं कि बीजेपी के लाखों कार्यकर्ता अपने अपने जिले से पहुंचे हुए हैं। आकाश, आपका बहुत शुक्रिया इस अहम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखिए, हम दोबारा आपसे तमाम अहम जानकारी लेंगे। तो आपको बता दें, रांची से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल। बात करते हैं अगली खबर की। लखनऊ से अगली खबर है। 47, आपको बता दें 37 जिलों में पहले चरण का नामांकन आज से शुरू। कुछ देर में नामांकन प्रक्रिया होगी शुरू। 17 अप्रैल है पहले नामांकन का अंतिम चरण। तो अंतिम तिथि है 11 से 17 अप्रैल के बीच ये नामांकन होना है पहले चरण, जबकि 20 अप्रैल नाम वापसी की अंतिम तिथि है। तो आपको बता दें, निकाय चुनाव से जुड़ी अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। 4 मई को प्रथम चरण का मतदान होना है। पहले चरण में 37 जिलों में होगा चुनाव। आपको बता दें, लखनऊ, उन्नाव, हरदोई, रायबरेली में मतदान, सीतापुर, लखीमपुर खीरी सहित 37 जिलों में होगा ये मतदान। तो नामांकन की प्रक्रिया कोविड प्रोटोकॉल के तहत शुरू की जा चुकी है। आपको बता दें, नामांकन प्रक्रिया में कोविड प्रोटोकॉल का पूर्णतः पालन होगा। संपूर्ण नामांकन प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जाएगी। और हमारे संवाददाता पवन तिवारी इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 11 से 17 तारीख इसकी तारीख तय की गई है। बात करेंगे नामांकन की, तो अभी
जहां आप मौजूद हैं वहां की स्थिति क्या है? नामांकन प्रक्रियाएं शुरू हुई हैं या नहीं हुई है? प्रशासन की व्यवस्थाएं कैसी हैं? जी, आपको बता दें कि हम इसमें मौजूद है लखनऊ के बंगला बाजार स्थित एक नामांकन केंद्र पर, जहां पर आपको तस्वीरों में हम दिखाना चाहेंगे कि जो नामांकन केंद्र की सुरक्षा व्यवस्था है काफी चाक चौबंद की गई है। तस्वीरों में सामने दिख रहा है कि जो पुलिस व्यवस्था यहाँ पर बैरिकेटिंग लगाई गई है। लगभग 200 मीटर की दूरी से पर किसी को भी आने में प्रतिबंधित किया गया है। यहाँ पर केवल प्रत्याशी व प्रत्याशी के साथ उनका प्रस्तावक ही यहाँ पर अंदर प्रवेश करने दिया जाएगा। उससे पहले यहाँ पर 2 बैरिकेटिंग लगाई गई है, में जो है किसी को आने की अनुमति नहीं है। और जो ये गेट है सामने, गेट पर भी पुलिसकर्मी यहाँ पर लगे हुए हैं। सुरक्षा व्यवस्था काफी मजबूत की गई है। आज चूंकि नामांकन का पहला दिन है तो अभी जो प्रत्याशी हैं, अभी यहाँ पर कोई भी प्रत्याशी नामांकन के लिए पहुंचा नहीं है। लेकिन व्यवस्थाओं की बात की जाए तो सारी व्यवस्थाएं पूर्ण कर ली गई हैं। चाहे सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए, कोविड प्रोटोकॉल की बात कर ली जाए तो कोविड प्रोटोकॉल की भी व्यवस्था है। पर फिलहाल जो नामांकन केंद्र है उसके अंदर जाने की अनुमति नहीं मिली है। मैं नामांकन केंद्र के बाहर से खड़ा हुआ हूँ और देख रहा हूँ कि यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था है, 2 जगह बैरिकेडिंग लगाई गई है। एक जो मुख्य रास्ता यहाँ पर पवन, अगर बात की जाए अधिकारियों की प्रशिक्षण की बात की जा रही थी, मतदान संबंधी जो कार्य होंगे उसके लिए अधिकारियों को प्रशिक्षित करने की जो बात हो रही थी, तो क्या अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है जिससे नामांकन में किसी प्रकार की रुकावट या बाधा ना आए? जो नामांकन के लिए जो प्रशिक्षित करने की प्रक्रिया थी वो पूर्ण कर ली गई, क्योंकि नामांकन आज से शुरू हो गया है। तो नामांकन की जो प्रशिक्षण उनको देना था वो पहले से ही तैयारी कर ली गई थी। ये चुनाव जो पहले होने वाला था लेकिन ओबीसी आरक्षण के पेचवे से फंस गया था, ये तैयारियां लगभग काफी दिनों से चल रही थी। तो ये तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं और नामांकन के लिए जो प्रशिक्षण था वो हो गया है। और आज से नामांकन शुरू है। 17 तारीख तक नामांकन ये चलेगा। 17 तारीख तक जो यहाँ के नामांकन होने हैं सारे हो जाएंगे और 18 को इसकी जांच होगी और 20 तारीख को लास्ट डेट रखा गया है पर्चा वापसी के लिए। पवन, अगर नामांकन के दौरान लोगों की बात की जाए, जैसा कि ये प्रोटोकॉल बनाया गया है कि नामांकन में भीड़ भाड़ ज्यादा नहीं होगी, तो भीड़ भाड़ कुछ निर्धारित की गई है। प्रशासन ने इसके कुछ इंतजाम किए गए जिससे बड़ी संख्या में रैली जुलूस के साथ लोग नामांकन करने जाएं या ना जाएं, इसके लिए कोई नियम या कुछ बनाया गया है? पवन, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी। पवन, हमारा सवाल है, नामांकन के दौरान जो लोग भीड़ और हुजूम लेकर निकलते हैं उसको प्रतिबंधित करने के लिए किसी तरीके के इंतजाम किए गए, कोई नियम गाइडलाइंस जारी की गई है जिससे सीमित संख्या में लोग पहुंचकर नामांकन करें? हाँ जी, इसके लिए बिल्कुल गाइडलाइन जारी की गई है। जो चुनाव आयोग है उसने साफ तौर से बताया है कि जो नामांकन स्थल है उससे 200 मीटर की दूरी पर जो भी लोग आएंगे उनको रोका जाएगा। इसके अलावा जो प्रत्याशी है उसके साथ केवल उसका प्रस्तावक ही नामांकन केंद्र में जाएगा। कुल मिलाकर जो प्रत्याशी है उसके साथ 2 प्रस्तावक अंदर जाएंगे तो केवल 3 ही आदमी अंदर जा सकते हैं। पवन, इस अहम जानकारी के लिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें 37 जिलों में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 11 अप्रैल से 17 अप्रैल की तारीख रखी गई है नामांकन की, साथ ही 20 तारीख नाम वापसी की तारीख रखी गई है। बात करते हैं अगली खबर की। तेजस्वी की आज ईडी के सामने हो सकती है पेशी। आपको बता दें नौकरी के बदले जमीन मामले में हो सकती है पेशी। तो बिहार की राजनीति से जुड़ी अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। तेजस्वी की आज ईडी के सामने हो सकती है पेशी। बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी यादव। तो तेजस्वी यादव की आज ईडी के सामने पेशी हो सकती है। नौकरी के बदले जमीन मामले में होगी पूछताछ। आपको बता दें बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ईडी के सामने हो सकते हैं पेश। तो दिल्ली से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री नौकरी के बदले जमीन मामले में तेजस्वी यादव से पूछताछ होनी है। तो तेजस्वी यादव आज ईडी के सामने हो सकते हैं पेश। बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी यादव।
बिहार की राजनीति से जुड़ी अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। खबर दिल्ली से है। तेजस्वी यादव आज ईडी के सामने पेश हो सकते हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी यादव। नौकरी के बदले जमीन मामले में हो सकती है पेशी। हमारे संवाददाता प्रवेश शर्मा दिल्ली से हमारे साथ इसी खबर पर जुड़ चुके हैं। जी प्रवेश, तेजस्वी यादव आज ईडी के सामने पेश हो सकते हैं। इसके अलावा तेजस्वी के अलावा और भी इसमें कुछ नाम हैं, तो आज क्या हो सकता है अगर आरएलडी के दृष्टिकोण से देखा जाए तो? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि आज ईडी के समक्ष पहली बार तेजस्वी यादव पेश होंगे और वो जमीन लैंड फॉर जॉब के सिलसिले में जो है उनसे पूछताछ की जा रही है। ये मामला जब का है जब लालू मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने रेल मंत्री रहते हुए जो है लोगों से जॉब के बदले जमीन की जो मांग को लेकर ये मामला चला आ रहा है। इसमें मैं आपको बता दूं तेजस्वी यादव से 25 मार्च को सीबीआई ने भी पूछताछ की थी, जिसके बाद आज ईडी उनको बुलाकर दोबारा से पूछताछ कर रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस मामले में लालू प्रसाद यादव जो पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं और रेल मंत्री भी रहे हैं, उनका नाम शामिल है, उनकी पत्नी राबड़ी देवी का नाम शामिल है और तीसरा मैं बता दूं मीसा भारती का नाम शामिल है। और इनको जो है अभी जनवरी के महीने में ही जमानत भी मिली थी। और दूसरी बड़ी बात मैं बता दूं कि जो तेजस्वी यादव से आज लगभग 11-11:15 का टाइम है, थोड़ी देर में उनसे पूछताछ शुरुआत होगी और वो पहुंचने वाले हैं। तो उसमें सबसे बड़ी बात जो है उनके जो पारिवारिक संबंध है, जब बताया ये जा रहा है कि लालू यादव प्रवेश आरजेडी के लिहाज से देखा जाए तेजस्वी लगातार ईडी और सीबीआई पर हमला बोलते रहे हैं और आज ईडी के सामने पेश भी होना है, तो माफ कीजिएगा आरजेडी के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो आरजेडी से इससे संबंधित क्या प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जो सीधा जो ये आरोप लगा है, ये भ्रष्टाचार का आरोप है और इसको लेकर हर पार्टी अपना बचाव कर रही है। और सबसे बड़ी बात है, जो विपक्ष होता है वो हमेशा हमला करता है और वो तीखे आरोप लगाता है। लेकिन मैं आपको सबसे बड़ी बात ये बता दूं कि तेजस्वी यादव को पहली बार ईडी ने बुलाया है और ईडी ने जब उनको बुलाया है तो उस संदर्भ में जो विपक्ष है वो उन पर हमलावर है। विपक्ष का साफ साफ कहना है कि इसमें कुछ बहुत बड़ा झोल है जिसको देखना बाकी है, इसीलिए जांच चल रही है। और जो पक्ष की बात करें, जो चाहे वो लालू यादव हो, चाहे मीसा भारती हो, चाहे राबड़ी देवी हो और अब चाहे तेजस्वी हो, इन चारों का कहना यह है कि इस मामले में सिर्फ उनको फंसाया जा रहा है। प्रवेश, इस अहम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें तेजस्वी यादव आज ईडी के सामने पेश हो सकते हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी यादव। नौकरी के बदले जमीन मामले में होगी पूछताछ। तो अहम खबर आपको दिखा रहे हैं दिल्ली से अहम खबर। इस बीच मुरादाबाद से बड़ी खबर आ रही है, आपको दिखा दें। एआईएमआईएम ने यूपी नगर निकाय चुनाव के लिए जारी की लिस्ट। तो मुरादाबाद से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। 14 नगर पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशियों के नामों की लिस्ट जारी की। मुरादाबाद की भोजपुर नगर पंचायत से मुमताज जहां को टिकट, कांठ नगर पंचायत से जुल्फिकार ठेकेदार को टिकट दिया गया है। 14 नगर पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशियों के नामों की लिस्ट जारी की है एमआईएम ने। तो मुरादाबाद की भोजपुर नगर पंचायत से मुमताज जहां को टिकट दिया गया। अपने 14 नगर निगमों में मेयरों के लिए ये टिकट घोषित किए गए हैं एआईएमआईएम की तरफ से। तो आपको बता दें एआईएमआईएम ने यूपी नगर निकाय चुनाव को लेकर अपनी लिस्ट जारी की। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली से अगली खबर, अमृतपाल सिंह का साथी पप्पलप्रीत सिंह गिरफ्तार। आपको बता दें पंजाब पुलिस ने पप्पलप्रीत को होशियारपुर से किया गिरफ्तार। 18 मार्च से पप्पलप्रीत चल रहा था फरार। एनएसए के तहत कार्रवाई करने की बात की जा रही है। आईजी डॉक्टर सुखचैन सिंह का बयान, एनएसए के तहत कार्रवाई होगी पप्पलप्रीत पर। पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। आपको बता दें अमृतपाल का राजदार पप्पलप्रीत गिरफ्तार हुआ है। तो मुख्य सहयोगी बताया जा रहा है पप्पलप्रीत को अमृतपाल का। तो हमारे संवाददाता कुलदीप भरत इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी कुलदीप, अमृतपाल का अहम सहयोगी राजदार पप्पलप्रीत गिरफ्तार हुआ है, क्या कुछ राज इससे निकलकर सामने आ सकते हैं जांच एजेंसियों के सामने?
देखिए, दरअसल ये सारा मामला 23 फरवरी से शुरू हुआ था, जब 23 फरवरी को वारिस पंजाब डे का जो मुख्य संचालक है अमृत पाल, उसने अपने साथी लवप्रीत सिंह को बचाने के लिए अजनाला थाने पे धावे बोला था। करीब उसके 2 हफ्ते बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर इनकी धरपकड़ शुरू करी थी, जिसके बाद 18 मार्च से लगातार ये दोनों फरार चल रहे थे। और बीते 3 दिनों पहले ये पंजाब पुलिस को एक खुफिया इनपुट मिला था, जब से 3 दिनों से इसको लेकर एक तलाशी अभियान चलाया जा रहा था, जिसको लेकर जो अमृत पाल का मेन सहयोगी है पपलप्रीत सिंह, उसको कत्थू नांगल जिले से अमृतसर से गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद उसको अमृतसर हवाई जहाज से लेकर एयरपोर्ट पर उतारा गया। जब उसने मीडिया से वहां बात करी, उसने कहा कि मैं कोई आतंकवादी नहीं और मैं भागा नहीं था और मैं किसी भी तरीके से मैं अमृत पाल के साथ नहीं हूँ। कोई जब से मीडिया में ये खबरें देखी कि हम बताया जा रहा था कि अमृत पाल और पपलप्रीत दोनों एक साथ है, उसके बाद ये दोनों अलग हो गए। उसको फिलहाल अमृत पाल के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। वहीं पपलप्रीत जो एक मेन इसकी कड़ी थी, क्योंकि अमृत पाल का उसको एक मेंटर माना जाता है, अमृत पाल के गुरुओं के रूप में भी देखा जाता है, क्योंकि जो पपलप्रीत सिंह था वो दीपचंद सिद्धू के मरने के बाद उसने अमृत पाल का साथ मिला और उसके बाद उसने एक वेबसाइट बनाकर अपने आप को एक पत्रकार के रूप में वो पेश करता था, जिसपे पंजाब शील्ड के नाम से वेबसाइट चलाता था, जो खालिस्तानी समर्थकों को जुटाने का काम करती थी। खालिस्तानी प्रचार के रूप में उसको पेश किया जाता था, जिसके मामले में उसको 2015 में आईएसआई के तहत आतंकवादी कनेक्शन को लेकर गिरफ्तार किया गया था। वहीं जो पपलप्रीत है उसके परिवार वालों का भी कहना है कि हमारा बेटा निर्दोष है। उसको कुलदीप, अगर बात की जाए अमृत पाल का ये अहम सहयोगी है, तो अमृत पाल चूंकि अभी तक फरार है, पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। उसका बड़ा सहयोगी और राजदार ये गिरफ्तार हुआ है, तो क्या उसके ठिकानों की, उसके अहम बातों की खुलासा इससे पुलिस करवा पाएगी? कुछ अहम चीज़ों की जानकारी हो पाएगी, उसके प्लान की, उसकी आगे की क्या रणनीति है? देखिए, शुरुआती जांच में निकल के सामने आया है कि जिसपे पपलप्रीत सिंह ने काफी चीजें कबूली है। उसने ही बताया कि अमृत पाल को लेकर वही भागा था। उसके दिल्ली के अंदर जो 2 महिलाएं थी, पटियाला के अंदर बलबीर कौर और बलप्रीत कौर, दोनों इसी की निजी संपर्क में थी। इसने ही उनके ठहरने का बंदोबस्त कराया था और जो बस से, कार से, सब इसी ने अरेंज कराई थी। फिलहाल इसका यही कहना है कि अमृत पाल अभी पंजाब के अंदर ही है और 18 मार्च को भी अमृत पाल ने एक वीडियो रिलीज किया था, जिसके अंदर उसने कहा था कि वो अभी भागा नहीं है, वो भगोड़ा नहीं है जो भाग जाएगा बहुत जल्द, और पंजाब पुलिस के सामने वो आत्मसमर्पण कर सकता है। जी कुलदीप, इस अहम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें, एनएसए के तहत कार्रवाई की बात की जा रही है। अमृत पाल का अहम सहयोगी और राजदार पपलप्रीत सिंह हुआ गिरफ्तार। और आपको सीधा देहरादून लिए चलते हैं। शिक्षा विभाग के कार्यक्रम में धन सिंह रावत क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुना देते हैं। स्कूलों का सर्वे कराया जाए कि सत्यता क्या है, कितने बच्चे वहां अल्पसंख्यकों के पढ़ते हैं। एक बड़ा निर्णय हमारे प्रदेश में हुआ है। एक हम लोग 10 वर्ष से जिन भी टीचरों को पहाड़ में हो गए हैं, बहुत साल से ये उनकी डिमांड थी कि साहब हम लोगों को ट्रांसफर समय पे नहीं होता है, और इस बार टीचर इतने खुश हैं मुख्यमंत्री जी के निर्णय से, हमारे निर्णय से, कि लगभग 72,000 टीचर हमसे खुश हैं कि इस साल जो भी टीचर पहाड़ से मैदान में आना चाहते हैं, हम उसे एक एफिडेविट ले लेंगे। जो आना चाहते हैं, हम इस बार 10% का राइट अप खत्म कर रहे हैं। जो भी नियम कानून में आएगा उसका इस बार ट्रांसफर होगा, और जो 10 साल से ज्यादा यहाँ जो डटे हुए हैं का मैदानी क्षेत्र में, उनको पहाड़ भेजेंगे, और जो पहाड़ में 10 साल से ज्यादा हैं उनको मैदान में भेजेंगे। इस बार खूब ताली बजा रहे हैं टीचर लोग, तो ये काम हम लोग करने जा रहे हैं। एक हम लोग मुख्यमंत्री जी आपके नेतृत्व में एक दिन बैठक करने वाले हैं। हम अपने राज्य में 1 महीने में एक दिन बस्ता फ्री डे स्कूल करने वाले हैं। उस दिन हमारे बच्चे बिना बस्ते के स्कूल जाएंगे, और उस दिन वो व्यायाम करेंगे, योगा करेंगे, कृषि के काम करेंगे, कुछ उनको कहानियां बताई देंगे। जो NEP 2020 कहती है, इसको हम इसी जुलाई से लागू करने वाले हैं। हम एक दिन बस्ता फ्री डे करने वाले हैं, और एक हम एक करने वाले हैं। अभी हम और रमन जी एक 5 बोर्डों की बैठक कर रहे हैं। ICSE बोर्ड को बुला रहे हैं, उत्तराखंड बोर्ड को बुला रहे हैं, और जितने भी बोर्ड है हमारे, वक्फ बोर्ड को बुला रहे हैं, मदरसा बोर्ड को बुला रहे हैं। हम बस्ते का वजन कम करना चाह रहे हैं। बस्ते का वजन इतना हो गया है कि बच्चे के कंधे जो है क्या हो गए, टेढ़े हो गए हैं। तो हम ये चाहते हैं हम स्कूलों में ही
बस्ते रखने की कोई प्रावधान करे ताकि बच्चे बहुत खुश होंगे। और आज प्रवेश उत्सव में बच्चे भी यही चाहते हैं कि मंत्री जी बस्ते का बोझ कैसे कम किया जाए। इतनी बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। मुझे प्रेस के लोग कह रहे थे कि आप पूरा इतिहास बदल रहे हैं। मैंने सबको कहा है हम इतिहास नहीं बदल रहे हैं, हम इतिहास को ढंग से लिखने का काम कर रहे हैं। इतनी बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। सबका धन्यवाद। भारत माता की जय। माननीय मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। सर एक छोटा सा तो ये देहरादून से तस्वीरें साफ तौर से आप देख सकते हैं। शिक्षा विभाग का एक विशेष कार्यक्रम, प्रवेश उत्सव कार्यक्रम 2023-24 का ये आयोजन हो रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित धन सिंह रावत भी इसमें मौजूद हैं। आप अभी धन सिंह रावत को सुन रहे थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी कार्यक्रम में मौजूद। तो ये इनके लिए एक यादगार बनी रही। तो ये शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित अहम कार्यक्रम, जिसमें ग्रेजुएशन सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की है। जैसे एक डिग्री मिलती है उसी प्रकार से ये बनाया गया है ताकि बच्चे इनमें इंस्पिरेशन हो। तो प्रवेश उत्सव कार्यक्रम जो शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित किया गया है, जिसमें पुष्कर सिंह धामी सहित कई अन्य मंत्री भी कार्यक्रम में पहुंचे हैं। छात्राएं आपको बता दें मुख्यमंत्री के द्वारा कुछ हॉस्टल में यहाँ से जाएंगी। ये बालिकाओं को माननीय साल मुख्यमंत्री जी ओढ़ाकर माननीय शिक्षा मंत्री जी भेंट कर सम्मानित भी किया जा रहा है। विशेष अलंकृत किया जा रहा है। बहुत ही यादगार क्षण हम सभी इसके। तो शिक्षा विभाग का ये विशेष कार्यक्रम प्रवेश उत्सव कार्यक्रम, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ ही धन सिंह रावत के अलावा अन्य मंत्री भी मौजूद हैं कार्यक्रम में। आपको बता दें तो देहरादून से लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। ग्रेजुएशन सेरेमनी न कह करके इसको मैट्रिकुलेशन सेरेमनी कहते हैं। ये बेटियों को सचिव विद्यालय शिक्षा महोदय ने ये करेक्शन किया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सम्मानित करते नजर आ रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। ये मैट्रिकुलेशन सेरेमनी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इन सभी को अलंकृत किया जा रहा है। तो ये अलंकरण सम्मान, धन्यवाद आप सभी का। अलंकरण सम्मान बेटियों को प्रदान करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी, साथ में धन सिंह रावत जो कैबिनेट मंत्री हैं वो भी मौजूद। बच्चों के लिए ड्रेस केवल 5 बच्चों के लिए। तो शिक्षा विभाग के ये विशेष कार्यक्रम में शिरकत किया है सीएम पुष्कर सिंह धामी ने, साथ ही अन्य मंत्री भी मौजूद। ये जोरदार तालियां। 50 बच्चे इनरोल हुए हैं। तो ये छात्र अलंकरण सम्मान में माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी, विधायक छात्र और ये बच्चों को अलंकरण सम्मान से सम्मानित करते हुए सभी को ड्रेस दी जा रही है, पुस्तकें दी जा रही है। मैं अब निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि कृपया आए और हम सभी को अपना आशीर्वचन देंगे इस माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर धामी जी। भारत माता की, भारत माता की। प्रवेशोत्सव कार्यक्रम में हमारे विद्यालय शिक्षा मंत्री आदरणीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी और इस सहसपुर विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय सहदेव सिंह कुंडेर जी, हमारे लैसडाउन क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय दिलीप रावत महंत जी, जागेश्वर धाम
जागेश्वर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय मोहन सिंह मेहरा जी, विद्यालय शिक्षा के सचिव श्री रविनाथ रमन जी, महानिदेशक शिक्षा श्री बंशीधर तिवारी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता भाई नवीन ठाकुर जी, पार्षद बीना रतूड़ी जी, मंडल अध्यक्ष दर्शन सिंह रावत जी, महिला मोर्चा की अध्यक्ष तारेश्वरी भंडारी जी, गोविंद गुसाई जी, पार्षद नरेंद्र भाई कुट्टी, डीसीबी चेयरमैन पौड़ी, जीवन रावत जी, पूर्व मंडल अध्यक्ष, एवं यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे अतिथिगण, आए हुए सभी अभिभावकगण, हमारे सभी पत्रकार मित्र, छायाकार बंधु और विद्यालय के और सभी शिक्षा विभाग के आए हुए सभी अधिकारीगण, सभी शिक्षकगण और जिनके निमित्त आज ये प्रवेशोत्सव कार्यक्रम संपन्न हो रहा है और बहुत ही शानदार एक माहौल में आज ये कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है और जिनके निमित्त हो रहा है, ऐसे सभी मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राएं, मैं सभी को आज प्रवेशोत्सव की बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और बाबा केदार से प्रार्थना करता हूँ कि यह शैक्षिक सत्र आप सभी के जीवन में नई उन्नति, नया प्रकाश, नया ज्ञान और सुख शांति आप सबके जीवन में इन सभी का मार्ग प्रशस्त हो, आप सब जीवन की ऊंचाइयों को छुएं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते जाएं। यह कितना संयोग है कि जहां आज एक तरफ नया शैक्षणिक सत्र प्रारंभ हो रहा है, वहीं दूसरी ओर विद्यार्थियों के लिए करीब 3.5 करोड़ से उच्चीकृत ये नए नेताजी सुभाष चंद्र बोस छात्रावास का भी आज शिलान्यास किया गया है। मुझे प्रसन्नता है, जैसा अभी डॉक्टर धन सिंह रावत जी ने बताया कि टनकपुर, चंपावत, श्रीनगर, पौड़ी, उधम सिंह नगर, पीटसेन में कुल ऐसे 11 आवासीय छात्रावास स्वीकृत हुए हैं, जिनके माध्यम से हमारे सभी विद्यार्थियों को शिक्षा प्राप्त करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा इस वित्तीय वर्ष में 2 नए छात्रावास टनकपुर एवं श्रीनगर में स्वीकृत हुए, साथ ही 3 नए छात्रावास गदरपुर, पीटसेन एवं इसी बनियावाला को भी उच्चीकृत किया गया है। मैं आप सभी को बधाई देता हूं, विशेषकर जिस विद्यालय में हमारा कार्यक्रम हो रहा है, यहाँ के सभी शिक्षकों को और यहाँ के सभी शिक्षार्थियों को विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं। ये हमारे लिए बहुत हर्ष की बात है कि इन छात्रावासों के माध्यम से जहां बालक और बालिकाएं, छात्र एवं छात्राओं को निःशुल्क भोजन, आवास, गणवेश, शिक्षक सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। इसके साथ ही राजकीय प्राथमिक विद्यालय को शिक्षकों को डिजिटल सुदृढ़ीकरण के लिए आज टीचर्स रिसोर्स पैकेज के तहत टैबलेट क्रय करने के लिए। तो आप मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सुन रहे थे, जो शिक्षा विभाग के एक विशेष कार्यक्रम में शामिल हुए थे और उनके साथ कई अन्य मंत्री, कार्यकर्ता और धन सिंह रावत भी मौजूद थे। बात करते हैं अगली खबर की। बड़ी खबर प्रयागराज से आपको दिखा रहे हैं। अतीक अहमद से जुड़ी अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। प्रयागराज से अहम खबर, साबरमती जेल पहुंची यूपी पुलिस की टीम। अतीक को लाया जा सकता है प्रयागराज। तो प्रयागराज से ये अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। उमेश पाल हत्याकांड में वारंट बी लेकर पहुंची। उमेश पाल हत्याकांड में अतीक को आरोपी बनाया गया है। सीजीएम कोर्ट में कल होगी मामले की अहम सुनवाई। अतीक की पत्नी की तरफ से याचिका दाखिल की गई है। आपको बता दें, नाबालिग बेटे अहजम और अवान की रिहाई को लेकर याचिका दायर की गई है। राजरूपपुर के बाल सुधार गृह में ये दोनों नाबालिग बच्चे हैं। तो
तो आपको बता दें अतीक को लाया जाएगा प्रयागराज लाया जाएगा साबरमती जेल से, तो उमेशपाल हत्याकांड में। और हमारे संवाददाता राहुल हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, अतीक को साबरमती से प्रयागराज लाया जाएगा, पुलिस वहां पहुंच चुकी है, क्या है पूरी खबर? जी, आपसे बता दें कि अतीक अहमद के लिए जो कागजी कार्रवाई हो चुकी है, अब ये जो पुलिस है, प्रयागराज पुलिस वहां पहुंच चुकी है और बताया जा रहा है, जहां सूत्रों की माने कि अतीक अहमद को कोर्ट में पेशी करने के लिए लाया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो रिमांड की मांग पुलिस ने करी है, रिमांड भी मंजूरी बताया जा रहा है कि मंजूरी हो चुकी है। इसी को देखते हुए कि अब अतीक अहमद कल हो सकेगा तो प्रयागराज पहुंच जाएगा। जी राहुल, अगर बात करें अतीक की तो सुरक्षा के कैसे इंतजाम कर रहा है प्रशासन, क्योंकि माफिया अतीक को लेकर सुरक्षा के भी इंतजाम मायने रखते हैं। जी अब सुरक्षा की बात करें कि पुलिस प्रशासन चारों तरफ से चौकन्ना है, क्योंकि प्रयागराज जो है अभी उमेशपाल हत्याकांड के बाद से डाला हुआ है, अतीक अहमद के नाम से डाला हुआ है। और उसके बाद जो प्रशासनिक अमला है वो वो एक्टिव है, कोई भी मतलब कोई गलती ना हो, दोबारा ना दोहराया जाए, इसी को देखते ही प्रशासन एक्टिव में दिखाई दे रही है। और अपने पुलिस राहुल, अगर बात की जाए अतीक की पेशी की, तो पुलिस की तरफ से क्या रिमांड की पेशकश की जा सकती है? पुलिस कोर्ट से रिमांड मांग सकती है क्या अतीक के खिलाफ? जी हाँ, पुलिस और अशरफ के भी दोनों भाइयों के ऊपर रिमांड जो मांग है वो मांग कर रखी है। और देखा जाता है कि कब तक रिमांड मिल जाएगा, क्योंकि रिमांड होगा तभी कुछ ना कुछ खुलासा होगा। जी राहुल, आप हमारे साथ बने रहिए। तो हम आपको बता दें कि अतीक को प्रयागराज लाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। साबरमती जेल से अतीक को प्रयागराज लाया जाएगा। इसके साथ ही हम आपको बता दें अतीक की पत्नी साहिस्ता ने अपने नाबालिग बेटों की रिहाई के लिए याचिका दाखिल की है। राजपुर के बाल सुधार गृह में अतीक के बेटे मौजूद हैं। बात करते हैं अगली खबर की। प्रयागराज से अगली खबर आ रही है, ज्ञानवापी मामले पर सुनवाई आज। आपको बता दें 7 मुकदमों को जिला जज को ट्रांसफर करने की मांग पर आज सुनवाई होनी है। आज सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। एससी ने 20 मई तक के लिए सुनवाई स्थगित की थी। हाईकोर्ट का फैसला पहले ही आ चुका। ज्ञानवापी के प्रबंधन की याचिका पर एससी करेगा सुनवाई। आपको बता दें हाई कोर्ट का फैसला पहले ही इस पर आ चुका है। हमारे संवाददाता विनय मिश्रा इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी विनय, ज्ञानवापी मामले पर आज सुनवाई होनी है, क्या कुछ जानकारी है? जी बता दें कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय सोमवार को ही वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर ज्ञानवापी मामले में समय के अभाव के कारण 20 मई तक के लिए सुनवाई को स्थगित कर दिया था, जिस पर मस्जिद प्रबंधन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट को मंगलवार में सुनवाई होने वाली है। जी अगर बात करें 7 मुकदमों को एक ही कोर्ट में लाने की बात की जा रही है, जिला जज को ट्रांसफर करने की बात की जा रही है, तो ये किसकी तरफ से की जा रही है? जी आपको बता दें कि ये मुस्लिम पक्ष की ओर से जो है ये याचिका जो है सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई, जिस पर आज सुनवाई अहम होनी है। जिस पर हिंदू पक्ष का दावा है कि शिवलिंग वजू खाना के करीब पाया गया था, लेकिन मुस्लिम पक्ष का वहीं पे दावा है कि वहां पर इस्तेमाल करने वाला जो है छोटा सा एक जलाशय बताया गया है, जिस पर लेकर ये आज अहम सुनवाई होनी है। जी हाँ, आपका अहम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें ज्ञानवापी मामले से जुड़ा ये अहम फैसला आज तो एससी ने 20 मई तक के लिए सुनवाई स्थगित की। हाईकोर्ट का फैसला पहले ही आ चुका है। इस पर ज्ञानवापी के प्रबंधन की याचिका पर एससी करेगा सुनवाई। खबरों में अभी के लिए इतना, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।
के न्यूज, खबरों का सारथी।